10 स्टॉक जो बजट के बाद अब हो गए हैं इंपॉर्टेंट। बजट के बाद कौन से वो 10 स्टॉक हैं जिसमें आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए और उनका बजट से क्या रिलेशन है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश जी करते हैं। जी। जो ये मैं आपकी बास्केट बना रहा हूँ ये आपको मैक्सिमम जो बहुत वर्स्ट केस में अगर मार्केट गिरता है तो आपको मार्केट को ओवर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और इसमें आपको उतने लॉसेस नहीं होंगे। रवि जी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, आपके लिए भूसे में से सुई ढूंढकर लाए हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं इसीलिए ऐसी नई बास्केट बनवा रहा हूँ जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो रिपीट हो सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर चुके हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैंने कहा धन्यवाद मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो बजट को डिकोड करने का काम और बजट में क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जिसमें कि आपको आप देखिए, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो या बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ पर होना चाहिए। आपका इकोनॉमी से इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अपने पोर्टफोलियो से इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको प्रॉफिट से प्यार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो चमकना चाहिए। तो उसकी एक्सरसाइज करने के लिए शौक कुछ दिन मनाया जाता है, बाद में फिर अफसोस ना मनाना पड़े इसलिए शौक जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पास वापस से आपके अपने जो आपका पोर्टफोलियो है उसको ध्यान दीजिए, उस पर क्या रीस्ट्रक्चर करना है, उसमें क्या चेंज करना है, उसमें कौन सा स्टॉक अब रखना है, अगले साल की रणनीति क्या होगी। ये सारी चीजों को अब आप वापस से स्कैन करना शुरू करिए, क्योंकि बिना आपके हरकत के बरकत नहीं हो सकती और हरकत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बिना हरकत के बरकत नहीं हो सकती और हरकत तो करनी पड़ेगी। पर अगर हम इस बजट को जो कह रहे हैं भविष्य का पावर हाउस, उसमें जो 3 पॉइंट्स मेन बताए जा रहे हैं वो है टैक्स हॉलिडे से पूंजी जो निवेश होने वाला है, कैपेसिटी और एंटरप्राइज क्लाउड अपनाने को बढ़ावा जो दिया गया है इस बजट में। और अगर हम देखें कि सेंटर यूनिट के लिए जो 15% सेफ हार्बर की पेशकश की गई है, आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक्सपोर्टर्स के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। ये डेटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा हमारे स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स पर। तो जिनमें हम बात कर सकते हैं, जो सेक्टर्स हैं इसमें जिन पे असर पड़ने वाला है वो बट ऑब्वियस आपके आईटी, क्लाउड एंड एआई सर्विसेज हैं, जिसमें पड़ेगा पावर एंड कूलिंग सॉल्यूशंस, दे आर इंटरलिंक्ड इनके ऊपर। और अगर हम बात करें कि इसके बाद जो एसटीटी बढ़ाया गया है, जो टैक्स बढ़ाया गया है यहाँ पर, तो उसके लिए भी जो डिस्करेजमेंट है लोगों में, जो उसको देखकर निराशा है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली रवि जी। देखिए, मैं आपको आपका ये जो शो है आज इसको बहुत स्पेशल कर देता हूँ, और स्पेशल इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बजट के बाद कौन से वो 10 स्टॉक हैं जिसमें आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए और उनका बजट से क्या रिलेशन है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश जी करते हैं। जी जी। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें चूंकि मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि जब आप अपना कोई इवेंट हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी तैयारी बनाते हैं, आप अपना हम्म, लेखा जोखा तैयार करते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जी जो हो जी। चुका वो हो चुका। तो उस प्रोस्पेक्ट से अगर आते हैं तो एक एक करके चलते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दो स्टॉक रिकमेंड करके देने वाला हूं, और जो दो स्टॉक दे रहा हूं उसके उसके एक एक का रिलेशन है। जैसे तो कि रवि जी, यहाँ पर मैं ये कहूँ कि 10 स्टॉक जो बजट के बाद अब हो गए हैं इंपॉर्टेंट, वो आप बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने बात करी है पावर सेक्टर की, और बात करी है ग्रीन एनर्जी की। गवर्नमेंट ने भी बजट में इस एलोकेशन को काफी अच्छे तरीके से बताया है। तो सबसे पहला जो पावर सेक्टर से स्टॉक आता है वो है इस इन लेवल्स पर पावर ग्रिड, जो कि करंट लेवल पर है। आप यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से, खास तौर से लॉन्ग टर्म का मतलब है कि जो अगले 6 महीने 8 महीने सॉरी के लिए आप सोच रहे हैं, तो उस पे आपको अट्रैक्शन दिख सकता है। इस समय चल रहा है पावर ग्रिड का स्टॉक 260 और 70 के बीच में। कोई जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएट कूद जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% कूद कर सारा पैसा एक जगह डाल दीजिए। आप
यहाँ पर जो मैं आज ये 10 स्टॉक बताने वाला हूँ, इसमें आप शुरुआत करिए। शुरुआत करने का मतलब है 20-30% का पैसा अभी, 20-30% थोड़ा सा कुछ 2-1 महीने के बाद, या 1 महीने के बाद, या 15 दिन के बाद, या फिर किसी 2-3% के करेक्शन के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है पावर ग्रिड, जिसको कि आपको एंटर करना है। टारगेट होगा इसका 300 रुपए का, और स्टॉक 310 रुपए का। स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 240 रुपए का। तो ये पहला स्टॉक है जिसे आपको यहाँ पर लेना है। दूसरा स्टॉक एक और है जो पावर के और फाइनेंस से रिलेटेड है, वो है पीएफसी, जिसमें कि आपने बजट वाले दिन अनाउंसमेंट के बाद एक अच्छा खासा हम्म। ट्रैक्शन देखा। अब फिर से आप यहां पर 385 380 चल रहा है, इन लेवल्स पर आप वापस से बाय के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 340 रुपए का। जहां तक टारगेट की बात है, तो पहला टारगेट होगा 410 का, दूसरा टारगेट होगा 440 रुपए का। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक आप अभी पावर ग्रुप से आप लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट, तो पावर ग्रुप से आपने अपने टॉप 10 पिक्स में से आज अभी दिए हैं दो पिक, जो कि पावर ग्रिड और पीएफसी। अभी हम रवि जी से और भी जानेंगे। पूरे 10 स्टॉक्स की बात हुई है। अब बजट आने के बाद कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स और किस आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये अब आपको तय करना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो हमारा मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, वहां जाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। डे टू डे गाइडेंस के लिए आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लीजिए, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज के थ्रू। उसमें आपको गाइडेंस मिलता है, हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा भी बनते हैं। आप अपना पूरा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, राइट। तो डॉक्टर रवि हमारी हेल्प करते हैं उसमें, और ही ऑल्सो हेल्प रिव्यू द पोर्टफोलियोज। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारी मेंबरशिप लीजिए, और उसके बाद आप सवाल चाहें तो यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। रवि जी, अब सवाल है विवेक कुमार जी का। कह रहे हैं सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय ले सकते हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन के संकेत यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और लोअर साइड पर अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 240-230 रुपए, 230 से 240 रुपीज़ के बीच आ सकता है। इस समय चल रहा है 260 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वाईडी शर्मा जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज अपना व्यू दीजिए, टाटा मोटर्स पीवी पर मेरी खरीद 499 की है। देखिए फिलहाल इस समय अगर देखें तो टाटा के इस शेयर को मैं कहूंगा थोड़े दिन अभी आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। आने वाले 3 महीने के बाद ही कुछ मोमेंटम दिख सकता है। अगर आपको बहुत हरी है तो जिन स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पोजीशन स्विच कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक है तो होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। संतोष कुमार जी यहाँ पर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग संतोष जी। आरआईएल इन्होंने खरीदा हुआ है 1211 रुपए पर, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए आरआईएल अगर यहाँ पर देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये है कि इन लेवल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की अभी नहीं है। थोड़ा करेक्शन हो सकता है, 1250 और 1280 तक के लेवल आ सकते हैं। 1390 चल रहा है, तो अगर आपको डिप मिलता है तो आप एवरेज करिएगा, लेकिन करंट लेवल पर अभी बिल्कुल एड ऑन भी मत करिए। ऑलराइट, करंट लेवल पर आप कह रहे हैं अभी बिल्कुल एड ऑन नहीं करें। विनय त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर एलएनटी अभी ले सकते हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म पर अगर एलएनटी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अगर जो गवर्नमेंट का बजट है उसको अगर यहाँ पर देखें, और जो आपने क्लाउड साइंसिंग और डेटा की बात करी उस पर अगर आते हैं, तो एलएनटी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स है उस पर यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर जो टैक्स की फ्रीडम मिली है आगे, तो 2047 की बात की गई है, तो लंबा समय लगेगा, लेकिन लार्सन एंड टुर्बो यहाँ पर जरूर ले सकते हैं टू ब्रो। ओके। अनिल लोहन जी कह रहे हैं नमस्कार सर एंड मैम। नमस्कार अनिल जी। कह रहे हैं 5 तारीख को रिजल्ट आने का वेट करें, या आरवीएनएल जो इन्होंने लिया हुआ है 355 पर, उसको सेल करके अभी निकल जाएं? 10% का लॉस हो रहा है। हाँ देखिए फिलहाल तो अगर आरवीएनएल को बात कितने पे लिया हुआ है मैम, एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। 355, 355 पर। 355 पर लिया है। मुझे ऐसा लगता है 300 के स्टॉप लॉस से आपको बने रहना चाहिए। अगर पुल बैक आता है तो निकलने का चांस मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर पुल बैक आता है तो निकलने का चांस आपको मिल जाएगा। फादर डॉटर इंस्पिरेशन करके इनकी आईडी है। कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, प्लीज पराग मिल्क फूड्स पर व्यू दीजिए, मेरा बाइंग है 267।
देखिए, पराग में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन बजट ने तो सबको डिसअपॉइंट किया है। इसलिए स्टॉक के फंडामेंटल पे यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। 220 के स्टॉप लॉस से आप बने रहे। ऑलराइट, 220 के स्टॉप लॉस से आप कह रहे हैं बने रहे। रवि जी, तो अभी तो हमने कुछ स्टॉक्स ले लिए, लोगों के लगातार सवाल भी आते चले जा रहे हैं। इस समय लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा राय की उसमें है कि थोड़ा राय मिल जाए पोस्ट बजट उन्हें। पर आगे के दो और बता दीजिए स्टॉक्स कौन से इस समय पोस्ट बजट आपके हिसाब से आपके पिक्स हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पर सरकार ने जिस हिसाब से डेटा की बात करी है, डेटा साइंसेस की बात करी है, मैं उसकी तरफ ही आता हूँ और उस तरफ ही बढ़ता हूँ। लेकिन उससे पहले दो बैंकिंग स्टॉक ले ले, क्योंकि बैंकिंग काउंटर की, फाइनेंशियल सेक्टर की भी यहाँ पर बात की गई है। तो हमने पहले पावर सेक्टर से दो स्टॉक ले लिए। पहला था पीएफसी, दूसरा था हम्म। पावर ग्रिड। दो पीएफसी। स्टॉक बैंकिंग काउंटर से अगर आते हैं तो बहुत इस समय कुछ स्टॉक्स अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं और कुछ स्टॉक में थोड़ा रुक कर लेने की जरूरत है। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो कि इस समय चल रहा है 920 रुपए का। और मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक पे अगर आप लंबी रेस देखते हैं तो मुझे लगता है ये लेवल्स 980 है, 920 है या फिर 880 है, ये लेवल्स आपके बाय के लिए काफी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म पर इसमें 1200 रुपए तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट पीरियड में थोड़ा बहुत डिप आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कितनी भी उतार और चढ़ाव आए, जो या मैं आपकी बास्केट बना रहा हूं, ये आपको मैक्सिमम, जो बहुत वर्स्ट केस में अगर मार्केट गिरता है तो आपको मार्केट को ओवर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और इसमें आपको उतने लॉसेस नहीं होंगे। दूसरा, अगर तेजी आई तो ये मार्केट को वहां पर भी आउट परफॉर्म करेगा, और आपको मार्केट अगर 5% 6% का रिटर्न देगी तो ये स्टॉक्स आपको 10 से 11% के रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो स्टॉक बास्केट बनाई जा रही है, जो डिकोड किया गया है इस क्या कहते हैं, भूसे के ढेर में जो सुई घोन खुज खोम देखने की बात कर रहे हैं, तो उनमें यही स्टॉक समझ कर आ रहे हैं। और इन स्टॉक्स के इंडिविजुअल फंडामेंटल भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी आपके प्रोड्यूसर साहब जो है वो हमेशा भूसे से सुइयां ही निकालते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं से उनकी बात से एग्री भी करता हूं, और इसीलिए मैंने इस तरीके के स्टॉक्स को यहाँ पर चूज किया है। दूसरा स्टॉक है एसबीआई। हालांकि एसबीआई थोड़ा 1000 रुपए के ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एसबीआई पे भरोसा जताना चाहिए। 1280 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। लोअर साइड पर 950 एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लेकर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर कोई गिरावट भी आ जाती है तो मैंने पहले ही बताया है कि सारे स्टॉक्स में 30% 20% पोजीशन इमीडिएट लेनी है, बाकी धीरे धीरे करके एकुमुलेट करना है। एक बार में ही आकर सारा कुछ नहीं खरीद लेना है, क्योंकि बजट ही ऐसा आया है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाना है। बूंद बूंद से सागर भरना है, वो भी भर जाए तो अच्छा है। बजट ने तो नहीं भरा है। चलिए, आप कह रहे हैं धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है, सारा एक साथ भर नहीं लेना है। ये रिकमेंडेशंस रवि जी लेकर आए हैं। पूरा आपका बजट एनालिसिस, बजट 2026 के एनालिसिस करने के बाद जो भूसे में से सुई ढूंढ कर लाने का काम है वो मार्केट एक्सपर्ट और हमारे यहाँ जो डीआरएस इनसाइट्स पर आते हैं वो सब सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, और रवि जी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं। आपके लिए भूसे में से सुई ढूंढ कर लाए हैं, और ऐसे स्टॉक्स जिन पर आप अभी कर सकते हैं भरोसा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी ले लीजिएगा। रवि जी, मैं बस अपने दर्शकों के लिए जो चार अभी तक आपने स्टॉक्स दिए हैं उनको रिपीट कर देती हूँ। अभी तक हमने पावर सेक्टर से दो स्टॉक्स लिए हैं, वो है पावर ग्रिड और पीएफसी। और बैंकिंग सेक्टर से दो स्टॉक्स लिए, एचडीएफसी एंड एसबीआई। अब आ रहे हैं, हो चुके हैं चार स्टॉक्स, आने वाले हैं छह और स्टॉक्स। तो बने रहिए एंड तक प्रोग्राम में हमारे साथ, और हम लेकर आ रहे हैं अब आप लोगों के सवाल जो लगातार आए चले जा रहे हैं। महेंद्र सिंह पूछना चाह रहे हैं रवि जी की टाटा पावर इन्होंने 380 पर लिया है और गेल 170 पर, क्या इस समय एवरेज करने का वक्त है? देखिए, गेल में तो आप जरूर थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टॉक को देखें तो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। एक दो वीक के बाद आप सवाल पूछिएगा, जरूरत होगी तो ही एवरेज करेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच। ओके, तो ये हो गई टाटा पावर और गेल पर आपको राय। शादाब जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर मेरा सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, अब उम्मीद सिर्फ रवि सर से है, अब क्या करना है? पर इन्होंने कोई सवाल तो लिखा नहीं है स्टॉक को क्या रखा। नहीं मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं इसीलिए ऐसी नई बास्केट बनवा रहा हूँ जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो रिपीट हो सके।
चलिए शादाब जी, आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए कि आपको थोड़ी सी आशा मिल जाए इस मुश्किल वक्त में भी। तारिक जी सवाल लेकर आए हैं अनंत राज पर। अनंत राज, रवि जी, मुझे याद आ रहा है आज सुबह कभी कहीं मैंने सुना हुआ है इसको। और इस समय 624 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। कह रहे हैं एनी बेनिफिट्स ऑफ बजट फॉर डेटा सेंटर, मैं 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। हाँ, देखिए, मेरे हिसाब से अगले दो स्टॉक खोल देते हैं, वो डेटा सेंटर और डेटा एनालिसिस और क्लाउड से ही रिलेटेड हैं। और उसमें अच्छा। पहला स्टॉक जो आप बजट के टाइम पे आपने देखा, वो मैंने अनंत राज को बजट वाले दिन बीच मार्केट पे रिकमेंड किया था 540 रुपए पे। इस समय 554 चल रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। आपका 600 का रेट है तो भी डरने की बात नहीं, करंट लेवल पर इसको करिए ऐड। लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनता है 460 रुपए का। लॉन्ग टर्म टारगेट जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 680 रुपए के। तो यहाँ पर अनंत राज है वो पांचवा शेयर जिसे कि आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। और जहां तक अब चूंकि बात हो गई है जब डेटा साइंस की, तो इसी से रिलेटेड एक और स्टॉक को यहाँ पर उठा लेते हैं। ये है E2E। हाँ, E2E नेटवर्क। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको भी ये स्टॉक याद आ रहा होगा, इसकी बहुत पहले हमने रिकमेंडेशन दी थी, स्टॉक टारगेट इसके मेट कराए, उसके बाद फिर वापस से अभी एक अब जो सरकार का लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं से डेटा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जो बजट का मेन थीम था, इन डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको ये फिट बैठता है। लेकिन मैं एक फिर से यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ। डिस्क्लेमर ये ऐड करता हूँ, देखिए, हमारी यहाँ जब बजट पेश हुआ तो उन्होंने, निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2047 तक टैक्स का जो कौन सा एक वर्ड बोला था उन्होंने, उसके लिए है। यानी कि जो लोग अपना आई क्लाउड या फिर कोई अपना डेटा सेंटर खोलना चाहते हैं बाहर से जो आते हैं, उनके लिए टैक्स पर रिबेट रहेगा। आपको मैं बताऊं, 2047 की यानी 20 साल आगे की बात करी गई है। और ये जो स्टॉक्स डेटा के हैं मैं आपको दे रहा हूं, ये सब चलेंगे लेकिन 5 6 साल 10 साल तक के लिए ही हैं। उससे पहले अगर आप सोचते हैं कि अचानक से बूम आ जाएगा, फट जाएगा स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 3 साल और 5 साल को लेकर चल रहे हैं, तो ये स्टॉक्स, ये सिनेरियो, ये पिक्चर, ये ट्रेलर आपको दिखाई देना चाहिए और इन्हीं के थ्रू ही आपके पोर्टफोलियो बनने चाहिए। तो यहाँ पर E2E नेटवर्क इस समय चल रहा है 2350 और 2425 के बीच में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा दमखम है, वापस से 3500 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है वो 2000 के आसपास का लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, आई थिंक हमने सिक्स पांच दो स्टॉक्स। सात 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 स्टॉक, हम 6 स्टॉक, सॉरी 6 स्टॉक सिक्स आपके हो गए स्टॉक्स। जिन्हें कि आप फोकस कर सकते हैं। पहला मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैं सही समझ रहा हूँ। एक तो पहला था PFC, दूसरा था पावर ग्रिड, तीसरा था SBI, चौथा था SDFC, और पांचवा हुआ अनंतराज, और छठा हुआ E2E। बिल्कुल रवि जी, ये 6 स्टॉक्स आपने दे दी। मेरे ख्याल से सेफ हावर या फिर टैक्स हॉलिडे की बात जो करी गई थी इस फील्ड में, उसी का आप जिक्र कर रहे थे इसके साथ अभी। रवि जी ने 6 स्टॉक्स दे दिए, 4 और आने बाकी हैं, तो अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम ले लेते हैं सवाल। पीयूष पराशर जी वैसे तो पावर ग्रिड पर एक सवाल लेकर आए हैं। 260 पर इनकी खरीद है। BEL इन्होंने खरीदा है 457 पर, और यूनियन बैंक इन्होंने खरीदा है 179.65 पर। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, तो उस पे जानना चाह रहे हैं BEL और यूनियन बैंक। देखिए, BEL की अगर आपने 457 पे खरीदा है तो सर समझिए आपने बहुत हायर रेट पर खरीदा है। इसकी जो लिमिट है लोअर साइड पे खरीदने की वो 410 to 420 रुपीज है। वापस अगर एक बार को 457 मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, रखिएगा नहीं। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया यूनियन बैंक, मेरे हिसाब से आप इसको अभी होल्ड करके चलिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन बनेगा तो बढ़ जाएगा। ओके, आप कह रहे हैं अभी होल्ड करके चलें, थोड़ा सा ट्रैक्शन बनेगा तो बढ़ जाएगा। महेश बरोज जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते रवि सर, जुपिटर वैगन में क्या करूं, होल्ड करूं या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लालच को खत्म नहीं कर पाते हैं और ना लालच छोड़ पाते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैंने, नेहा मैम, आप लोगों को याद होगा, बजट पिक का मतलब होता है सिर्फ बजट वाले दिन तक की पिक।
उसके बाद की पिक नहीं चलती है। तो आपको मैं बताऊं कि बजट वाले टाइम पे हमने करीब 5 से 8 स्टॉक की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन हमें मलाई खाने की आदत तो है नहीं, हमें तो वही खाना है जो दूसरे की थाली में है। तो ऐसी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ ऐसा नया कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप फंस जाएंगे। मैं अब आपको बताऊं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। जी। JWL की मैंने रिकमेंडेशन दी थी आपको 21 तारीख को, और उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि बजट रिकमेंडेशन है, आप इसको लेकर चलिए। तो आपको जो टारगेट दिया था वो दिया था हमने करीब 380 रुपए का। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये 360 रुपए से रिवर्ट हुआ, लेकिन अभी भी 308 रुपए पे चल रहा है। रिकमेंडेशन 2 बार दी गई, एक बार 270 रुपए पे और एक बार 280 रुपए पे। मुझे ऐसा लगता है कि बजट रिकमेंडेशन का मतलब होता है बजट वाले दिन आए, मौका मिला, प्रॉफिट बुक कर लिया। आरवीएनएल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपको आरवीएनएल भी हमने रिकमेंड किया था, और आरवीएनएल पे आपने जिस हिसाब से ट्रेंड देखा, 400 का 380 का टारगेट दिया था। अब 380 पहुंचने के बाद लोग पूछते हैं अब बुक कर लें सर और बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें नहीं होती। पहला है कि जब टारगेट आता है तो आपको अपनी जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से 50 से 70% पोजीशन पे प्रॉफिट लॉक कर लेना है। जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसी को आपको देखना है। लेकिन जब भी ऐसा हो, मैं आपको स्ट्रैटेजी फिर से बता रहा हूं। स्टॉक आपने अभी, जैसे मैं आरवीएनएल का एग्जांपल लेता हूं, 322 रुपए चल रहा है। बजट वाले टाइम पर जब मैंने रिकमेंड किया था तब भी ये 322 रुपए था। क्या किया इसने? इसने हाई बनाया 399 रुपए 85 पैसे, यानी 400 रुपए का। 400 रुपए जाने के बाद आज कहां पर खड़ा है? फिर से वापस से 322 पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 322 पे खरीदा था, 380 आ जाए, हाई मत देखिए, 380 आ गया, 30% रिटर्न मिल रहे हैं। 100% ना बुक करिए, उतना बुक कर दीजिए जो 50% आप बुक कर रहे हैं। दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? दूसरा स्टॉप लॉस या तो अपने बाइंग प्राइस को लगा दीजिए, नहीं तो जहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उससे 3% नीचे लगा दीजिए। उसके बाद आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टॉक आता रहेगा, निकलता रहेगा, आप बचते रहेंगे, आपका प्रॉफिट लॉक होता रहेगा। इस टाइप की स्ट्रेटेजी अगर अपनाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। ऑल राइट, रवि जी ने दे दी एक छोटी सी क्लास में कह सकती हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमने कहा था शुरू में ही आपसे कि आज हम डिस्कस करेंगे बजट के बाद कैसी होनी चाहिए आपकी रणनीति स्टॉक मार्केट को लेकर। तो उसका मेरे ख्याल से एक नटशेल में पूरा एक ओवरव्यू रवि जी ने दे दिया यहाँ पर। थैंक यू रवि जी के लिए। अब संजीव जी हैं, पूछ रहे हैं सर, जियो फाइनेंस मैंने 300 पर लिया हुआ था और इसे एवरेज करूं या नहीं? और यूनियन बैंक पे भी इन्होंने पूछा है, 175 पे इन्होंने लिया है। हालांकि यूनियन बैंक हम ले चुके हैं, 1 साल का इनका व्यू है। देखिए, यूनियन बैंक बिल्कुल आप अभी होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जियो फाइनेंस में यू शुड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 220। राइट नाउ आई नो इज currently is trading around 244, बट इट विल टेक सम मोर टाइम टू करेक्ट, और 220 और 210 रुपए के आसपास आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो अभी बिल्कुल एवरेज नहीं करना है। कंटिन्यू वॉच DRS इनसाइट, सो वी कैन सजेस्ट एज बेटर प्राइस। ऑलराइट, डीआरएस इनसाइट्स के अगर साथ आप जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम भी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाए, तो आप हमारी डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। वहां आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप मैसेज के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित रामपुरिया जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकित जी। कह रहे हैं मार्केट में अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस बजट के बाद, कहाँ फोकस करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरा नेगेटिव साइड पर है। वेल अंकित जी, इसीलिए हम कर रहे हैं ये शो। और अगर आप शो देख रहे होंगे शुरू से, तो आज हम रवि जी के साथ यही एनालिसिस करने बैठे हैं और रवि जी अपने टॉप 10 स्टॉक्स और सेक्टर वाइज स्टॉक्स लेकर आए हैं पोस्ट बजट एनालिसिस के बाद। अगर आपने अभी ज्वाइन किया, आप थोड़ा सा शो रिवाइंड करके भी हमें देख सकते हैं। और अगर आपको और सलाह चाहिए तो आप वो व्हाट्सएप के जरिए एज सपोर्ट मेंबर भी ले सकते हैं। जैन कौशिक जी सवाल लेकर आए हैं रवि जी यहाँ पर। कह रहे हैं अश्विनी कंटेनर मूवर इन्होंने 156 पर लिया है, कह रहे हैं निकल नहीं पाया है, अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, निकल नहीं पाया है क्योंकि आपने निकालना नहीं चाहा है। तो आपको निकालना चाहना पड़ेगा तभी निकलेगा, नहीं तो आप
एवरेज करने की सोचते रहेंगे, स्टॉक स्लिप होता रहेगा। ऑल राइट, अब ये हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, और पैटसन पर भी इनका सवाल है, 182 पर इन्होंने लिया है। और सिल्वर और गोल्ड में भी पूछ रहे हैं बाइंग कर सकते हैं क्या। ऐसे में भी बता दीजिए सर, लिस्टिंग गेन के लिए। तो फिलहाल काफी सारे हैं, लेट्स स्टार्ट विद पैटसन जो इन्होंने 182 पर लिया है। देखिए 182 पे लिया है, थोड़ा सा अभी इसमें भी करेक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको होल्ड करके चलिए। जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है, फिलहाल करंट लेवल पर गोल्ड सिल्वर पे वो कहते हैं ना, आप इस समय उसका नशा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसके वो चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। फिलहाल अगर फिजिकल वाले के लोगों के लिए मैं ज़रूर आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जी। जो लोग फिजिकल में लेने जा रहे थे उनके लिए ये अच्छा मौका है। अगर आप रुके हुए थे कि आपको एक करेक्शन मिल जाए, शादियों का टाइम आ जाए, तो फिर जी। इससे बढ़िया क्या है, ले लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए रवि जी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को लेकर एक खासा इंटरेस्ट है और इंडिया में तो मेरे ख्याल से जबरदस्त है। आपने बात करी ज्वेलरी वगैरह की भी, तो ये बताइए कि और करेक्शन आने वाला है अभी, या रिकवरी देखी जाएगी। आपका एनालिसिस क्या कहता है। देखिए मेरा एनालिसिस जो कहता था वो तो मैंने जब बताया है, वो तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैम मेरे को आपके क्वेश्चन से लग रहा है कहीं आपका पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं आ गया है कि गोल्ड को क्योंकि अब गोल्ड वापस से एक बार जब कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही हो तो हम ले नहीं पाते हैं, और जब डिस्काउंट से ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हालात, ऐसे आपके तो नहीं सोचना है ऐसा। नहीं सर, बस जनता की भावना है, हम वही व्यक्त कर रहे नहीं देखिए, जनता की हैं। भावना को तो समझना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं तो फिलहाल गोल्ड सिल्वर में एक बार को रेट को लेकर के आपको बता देता हूं। गोल्ड इस समय चल रहा है MCX पर, वायदा बाजार पर 148 का आज। 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो है इस समय 153 का, और जो 22 कैरेट गोल्ड है वो है 139 का, यानी 1,39,000 10 ग्राम, 1,53,000 फॉर 10 ग्राम। सिल्वर की बात करें तो वो है 2,62,000 रुपए की। और इस समय अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर में, देखिए अभी गोल्ड की बात कर लें तो लगभग 20,000 रुपए का करेक्शन और देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है फिजिकल वालों के लिए इतना ज्यादा बड़ा करेक्शन मत सोचिए, इसलिए इन लेवल्स पर अगर आप एकोमोडेट करना चाहें, लेना चाहें, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक सिल्वर की बात करें, सिल्वर में चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, 2 लाख रुपए के आसपास के डिप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लोअर पकड़ा नहीं जा सकता, हायर पे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए मार्केट के ट्रेंड के साथ चलें। अभी भी सिल्वर में जो गिरावट है वो थोड़ी सी अब अट्रैक्टिव लग रही है, मुझे ऐसा लगता है 230, 220, 240, 250 भी अगर बाय करते हैं तो वो सौदा आपका खराब नहीं होगा, आपको फायदा मिल सकता है। खास तौर से ज्वेलर्स के लिए भी ये कहूंगा कि आज जो लोग जो ज्वेलर्स हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दे रखी थी। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं नेहा जी, हम लोग पहले थे जिन्होंने इस पे आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप लोग मेटल से भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिन रखने की जी जी ज़रूरत जी। नहीं है। और उस गोल्ड सिल्वर पे तो टाइम टाइम पे अपडेट दिया था, बहुत से जब रील्स आनी शुरू हो गई कि जब सोना 3 लाख रुपए पार हो जाएगा, हाँ। चांदी 8 लाख रुपए पार हो जाएगी, तो हमने बताया कि भैया 4 लाख रुपए ऐसा है जहां पर आपको थैंक यू कर लेना चाहिए, चॉइस आपकी है। तो बिल्कुल, एस आई मुझे पी बहुत अच्छे से याद है रवि जी, आपने बताया था। और डीआरएस इनसाइट्स पर जितने एक्सपर्ट्स भी आए हमारे, सब लोगों ने एक बहुत अच्छी राय दी थी कि इस समय एग्जिट करना ज्यादा सही है, टू वेट एंड वॉच के आगे जा कहाँ रहा है उस पे। और आपकी तो हमने स्पेसिफिकली पूरा एक हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक हमने शॉर्ट भी बनाया था, रील भी बनाई थी, लोगों को इन्फॉर्म भी किया था इसके बारे में। लेकिन मैम हमें लगता है कि शायद हमें भी रील और जो इस तरीके की चीज़ें हम लोग सर्कुलेट करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा कुछ म्यूज़िक अच्छा डालना चाहिए, और शायद मुझे डांस करते हुए बताना चाहिए, जिससे कि लोग जो है उसको एंटरटेनमेंट के साथ देखें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, इंटरटेनमेंट को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले चैनल को देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को समझें। फिलहाल अभी के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में अगर फिजिकली आप बाय करना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शन। आप अगर सिल्वर बीन्स या गोल्ड बीन्स या गोल्ड ETF में आपने अभी तक कभी खरीदारी नहीं करी है, तो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एंटर एट 20 to 30% ऑफ योर फंड। 100 रुपए हैं, 20-30 रुपए आप लगाना चाहते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF वगैरह में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से आपने लगा रखा है तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि आपके जलने की संभावना बहुत बड़ी है।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर द इंसाइट रवि जी। अब निखत जी हैं, कह रही हैं सर एचएल पर व्यू दीजिए। अब देखिए डिफेंस और रेलवे तो दोनों लोगों के माइंड पर रहते ही हैं बजट के टाइम पर। कह रही हूँ 4476 पर इन्होंने लिया हुआ है। बजट के टाइम मरीन ट्रैक नहीं किया, मैंने ट्रैक नहीं किया, तो इससे कह रही हूँ होल्ड कर सकती हूँ क्या? देखिए एचएल वैसे आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन 4150 के आसपास, 4150 के आसपास आएगा तो थोड़ा सा एवरेज जरूर करिएगा। ये रेंज ही ऐसी है 4000 से 4700, 4700 के आसपास। लेकिन फिर मैं कहूंगा मैम, लालच बुरी बला, जब 47 46 का रेट मिल रहा था तो आपको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। बिल्कुल, आपको ट्रैक करना चाहिए था निखत जी, पर कोई नहीं, आप यहाँ पर आकर राय ले सकती हैं। आचार्य जी कह रहे हैं सर इरेडा 182 पर लिया था, क्या करना चाहिए? 127 चल रहा है सर। 120 और 115 की स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, अगर कर सकें तो यू हैव टू डू एवरेज। ओके। नीरज जी, आप 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और 5 स्टॉक्स की भी आप बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा ओवरव्यू कर रहे हैं 10 स्टॉक्स का। और अब आप उस पर देख सकते हैं, रवि सर लेकर आए हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पिछले 5 का भी रिव्यू कीजिए और अभी का भी, तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल 10 स्टॉक्स नए पोस्ट बजट है, तो आप वो देख सकते हैं। विनोद मित्तल जी लेकर आए हैं सवाल, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 181 पर। कह रहे हैं बजट के बाद नीचे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इसके फंडामेंटल स्टेबल हैं, तो थोड़ा सा नीचे जरूर जा सकता है। एवरेज मत करिएगा, बाकी होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा पुल बैक तो आना चाहिए, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको तंग करे। स्टॉप लॉस एक डाल लीजिए 145 का। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 145 का। विनोद जी एनबीसीसी भी लेकर बैठे हैं और इन्होंने लिया हुआ है 117 पर। उस पर भी सेम इनका सवाल है कि नीचे जा रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए एनबीसीसी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। आप कह रहे हैं 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। प्रभात नारायण जी कह रहे हैं सर कैनरा बैंक में कप हैंडल पैटर्न बना है। देखिए सर, आपकी सिखाई हुई बात लोगों को समझ में आ रही है, तो टारगेट पूछ रहे हैं आपसे, 3-4 साल में क्या 1000 के ऊपर जाएगा? मतलब रिसर्च करके आएंगे आज। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। कप हैंडल बना है तो सर इंतजार कर रहा हूँ कि चाय आप दीजिए तो मैं उस पर जरूर थोड़ा सा चुस्किया लेना चाहूंगा। लेकिन अभी के लिए कैनरा बैंक थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये कप हैंडल में अभी मजबूती नहीं है। ऐसा ना हो कि देखिए कप का मेरे हैंडल पास तो कहीं कप निकल हैंडल आ गया, आज प्रोड्यूसर साहब ने हमें चाय दे दी है। जाए। तो आप बिलीव करिएगा कि प्रोड्यूसर साहब ने आपको चाय दी है तो फिर कहीं ना कहीं से वो इसकी कटौती कर लेंगे, बिल रेस कर दिया होगा उन्होंने। एक्स्ट्रा प्रोग्राम करा लेंगे। हाँ, नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोग्राम कराया मैम। ट्यूसडे इज नॉट माय शेड्यूल, बट उन्होंने कहा भाई बजट पर कहीं आपको, आप नजर नहीं आए हैं तो आपको बैठना पड़ेगा। चलिए रवि जी, शुभानंदी जी कह रहे हैं रवि सर ये बताइए, एक्मे सोलर मैंने खरीदा है 277 पर, क्या करना चाहिए अभी? देखिए एक्मे सोलर फिलहाल तो 277 पर खरीदा है, तो मैं ये कहूंगा 200 के स्टॉप लॉस, 195 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए, बट बहुत उम्मीद मत रखिए। ऑल राइट, 195 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं, पर बहुत उम्मीद नहीं रखिए। रवि जी, हमने अभी तक 6 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, जिनमें है पावर ग्रिड, पीएफसी, एचडीएफसी, एसबीआई, अनंतराज एंड ई टू ई नेटवर्क। अब समय आ गया है आगे के 2 और स्टॉक्स बताने का, कौन से सेक्टर से लाए हैं सर आप? देखिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सरकार का, देखिए मैं फिर से वापस बजट पे आ जाता हूँ जब आप बात जी ऐसी करने लगते हैं, क्योंकि बजट पे जो तैयारी हुई है, जो बजट का डीप फंडामेंटल है, वो कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट करता है। तो पहला स्टॉक जो है वो है, अगला स्टॉक जो है वो है एल एन टी। जी। और इस समय एल एन टी चल रहा है लगभग 3900 के आसपास, लेकिन पूरे साल के हिसाब से देखें तो 4500 के आसपास तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेकर चले तो इस स्टॉक को यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक है, टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है तो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए डिक्सन इस समय चल रहा है 10,300 के पास। और आपने देखा होगा इस स्टॉक में 18,000 से गिरावट चालू हुई थी, जो कि अभी आकर कंसोलिडेट करने लगी है। तो मैंने पहले भी बताया, पहला कदम इतना बड़ा मत रखिएगा, छोटा कदम रखिएगा। छोटे का मतलब है
कि 20-30% ही पोजीशन पर एंट्री करिए इन सारे पे, और बाकी वेट कर लीजिए मार्केट के सिनेरियो का। तो यहाँ पर डिक्सन अच्छे लेवल पर है। बहुत अच्छा लेवल होता अगर ये 9700 होता, लेकिन फिर भी ओके। इन लेवल से अगर बाय करते हैं तो वापस से 13,500 तक का पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर ये दो और स्टॉक हैं जिनको कि आपको ऐड करना चाहिए। ऑलराइट, जो दो और स्टॉक्स रवि जी ने दिए वो है एलएनटी एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब हम कवर कर चुके हैं पूरे 8 स्टॉक्स, और आने वाले हैं रेस्ट 2 स्टॉक्स भी आपके लिए। अब सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है रवि जी, मानिक तिवारी जी का है। कह रहे हैं सर, आपकी कॉल पे गोदावरी पावर मैंने खरीदा है 255 पर, और 1380 पर है अभी 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 है। तो फिर कह रहे हैं 240 से 248 तक आया है, अब क्या करें? पता नहीं, बड़ा सर कंफ्यूजिंग इंतजार है। करिए, 270 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 270 के आसपास टारगेट आ जाएंगे। और गोदावरी पावर, चूंकि सरकार ने पहले ही जो है वो एक्सपेक्टेशन बता दी है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा है और इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव दिखता है। ऑलराइट, स्टॉक अच्छा है, लेवल्स पर अट्रैक्टिव लग रहा है। ग्रीष्मा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं, एंट्री जानना चाह रही हैं 3 स्टॉक्स पर, प्रोटीन गवर्नेंस, आरईसी और पीएफसी पर। क्या इस प्राइस पर ले सकते हैं? पीएफसी तो रवि जी कवर कर चुके हैं ग्रीष्मा जी, प्रोटीन गवर्नेंस और आरईसी पर सर गाइड कर दीजिए इन्हें। नहीं, मेरे हिसाब से इन पे अभी वेट करिए और ज्यादा प्रोटीन मत खाइए मैम, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। चलिए रेशमा जी, आपको मिल गई रवि सर की राय इस पर। अब अगला सवाल है यहाँ पर प्रबन पवन मंडल जी का। कह रहे हैं सर, टैक्स मार्को रेल का क्या व्यू है आपका? देखिए, वैसे तो रेलवे सेक्टर के लिए कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इनिशिएशन नहीं लिया है, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी इसमें कोई ट्रेंड नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में थोड़ा सा अगर एकुमुलेशन हो तो फिर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। थोड़े से रेट यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो 1-2 वीक के लिए अभी आप होल्ड करके रखिए। कुछ ऐसा निगेटिव भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ पॉजिटिव भी नहीं हुआ, वोलेटिलिटी कांस्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑलराइट, वॉलेटिलिटी आप कह रहे हैं कांस्टेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीएस राठौर जी पूछ रहे हैं सर, भारत वायर के इनके पास शेयर्स हैं 178 के रेट पर, कह रहे हैं अभी एवरेज करें या होल्ड करें? देखिए, भारत वायर को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तो इसमें बहुत कुछ ट्रेंड नहीं है मैम, और थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है अभी आप वेट कर लीजिए, इसमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिए। शैलेन जी यहाँ पर पूछे, औरोबिंदो फार्मा शेयर का जो प्राइस है वो 1208 पर है, इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए? 1208 पर लिया है, 1170 चल रहा है, 1170 चल रहा है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1080 एंड बाय मोर अराउंड 1150 टू 1120 फॉर द टारगेट ऑफ 1380। ओके, तो ये मिल गए आपको टारगेट्स भी यहाँ पर। कल्पेश कचारिया जी कह रहे हैं एनबीसीसी, मैक्स हेल्थ केयर और एनएचपीसी पर व्यू दीजिए। एनबीसीसी तो हम कर चुके हैं, मैक्स हेल्थ केयर और एनएचपीसी पर सर बता दीजिए। देखिए, मैक्स मैक्स केयर, मैक्स हेल्थ, राइट? मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर देखिए, फिलहाल तो अभी निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, 850 तक जा सकता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप यहाँ पर वेट करिए, लेकिन फिर भी 850 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए। एनएचपीसी की बात करें तो देखिए, पावर सेक्टर के लिए बोला तो जरूर है, लेकिन एनएचपीसी में भी ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन नो ट्रेड जोन में चल रहा है, इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, नो ट्रेड जोन में भी चल रहा है तो इसलिए नो वेट एंड वॉच अभी कर सकते हैं। ब्रिजेश जी पूछ रहे हैं सर, व्यू बताइए, एमक्योर फार्मा पर 1488 पर लिया है। एम क्योर इंडस्ट्री और एम क्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा। फिलहाल तो देखिए, अभी यहाँ पर एवरेज नहीं करिएगा और होल्ड करके रखिए, शायद मेरे ख्याल से 1-2 वीक में थोड़ा सा ट्रैक्शन बन सकता है, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, जस्ट वेट एंड वॉच अभी। अब मिस्टर फेथ करके इनकी आईडी है, एंजल वन इन्होंने लिया हुआ है 234 पर एग्जिट सर। कर लीजिए, जरूरत नहीं है रहने की। ब्रोकिंग स्टॉक्स पर भी काफी गिरावट देखी जा रही है इस वक्त, तो एसटीटी की वजह से, तो मेरे ख्याल से उसी को लेकर इनका ये सवाल है।
मैं आपने जब बात करी अभी, आप हम लोग 8 स्टॉक की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने जो बात कही थी कि किससे दूर रहना है, तो चलिए आपने बोल ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सचेंज और ब्रोकिंग इंडस्ट्री के शेयर जैसे कि ग्रो है, आनंद राठी है, और अभी हमने जिस स्टॉक की चर्चा करी इनमें मोतीलाल है, और साथ ही एम सी एक्स, एन सी डी एक्स, सॉरी एम सी एक्स, एन एस डी एल, और यहाँ पर एनएससी, इन स्टॉक से यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है। फिलहाल आने वाले टाइम पे 10% से ज्यादा गिरावट दिख सकती है। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं आने वाले टाइम में 10% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट काफी नोट करने वाला है यहाँ पर। और क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि कहाँ पे मौका बन रहा है, पर किन चीजों से दूर रहना है, वो एक पॉइंट भी काफी ध्यान देने वाला है। शर्मा जी यहाँ पर, वाई डी शर्मा जी पूछ रही हैं कि सर एचसीएल टेक्नोलॉजी पर अपना व्यू बताइए, मेरे जो बाइंग है वो है 1679 की। देखिए एच सी एल टेक इस समय चल रहा है करीब 1676 का, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1600 का। लेकिन ये भी कहूंगा कि अगर 1800 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखिए स्टॉक का, अगर 1600 के नीचे जाता है तो पूरी तरह से एग्जिट करना है। ओके, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी पर मिल गई यहाँ पर आपको राय, शर्मा जी। रवि जी, हमने 8 स्टॉक्स अभी तक कवर किए हैं। इन 8 में है पावर ग्रिड, पीएफसी, एचडीएफसी, एसबीआई, अनंतराज, ई टू ई नेटवर्क, एंड वी हैव योर पिक्सार, एलएनटी एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गए 8। पर मेरे ख्याल से 10 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो वो कौन से सेक्टर से आप लाए सर? तो 2 स्टॉक तो मैं दे दूं मैम, क्या डिस्क्लेमर के साथ देना है? डिस्क्लेमर बाद में दीजिएगा। पहले स्टॉक्स दीजिए। देखिए 2 स्टॉक्स जो हैं, इन स्टॉक्स की तरफ शायद आपका फोकस नहीं गया होगा, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये भी बजट से ही रिलेटेड है, और बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है उसी को लेकर के मैं आप लोगों को ये स्टॉक बता रहा हूं। तो जो अगला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। अब आप अच्छा, कहेंगे इसका बजट से क्या लेना देना है? एग्जैक्टली। देखिए भारती एयरटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपको वायर, जो क्लाउड के लिए जो वायर चाहिए, उसका सारा कुछ जो जिम्मेदारी होगी वो इसी पर आएगी, और उसका फ़ायदा भी यहाँ पर इसको मिलेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जिसमें जो ऑप्टिकल केबल और इन सब का काम होगा, वो भारती एयरटेल को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल इस समय करंट लेवल जो चल रहे हैं, इन लेवल्स पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो हम लोग बात करते हैं हमेशा ऐसे स्टॉक की जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो, अच्छा ट्रेंड हो, लेकिन आप लोग बात करते हैं हमेशा वोडाफोन की जिसमें कोई ट्रेंड नहीं और कहीं कुछ चलता नहीं। तो तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय एयरटेल 1900 का भाव चल रहा है, इन लेवल्स पर एकुमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे। आप 1800 के आस 1900 से 1800 के बीच में खरीदारी कर लीजिए, 1750 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट इसके 2350 तक आपको जाते हुए नजर आएंगे। ये सब लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली आप इन्हीं को लेकर चल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल के बाद लास्ट कौन सा स्टॉक बताया रवि जी आपने? जो अगला स्टॉक है, जो कि बहुत बात हुई है यहाँ पर, रक्षा बजट जो है वो 7% इंक्रीज किया गया है। 8 लाख करोड़ के आसपास का रक्षा बजट है, तो वहां पर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक देख रहा हूँ, इसलिए मैं जी शिपिंग को यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। ओके। और जी शिपिंग को चूज करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि इस समय ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्शन में भी है, थोड़ा ट्रैक्शन में भी है, और करंट लेवल पर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी शिपिंग यहाँ पर इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। जहां तक टारगेट की बात की जाए, अगर लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से चलेंगे तो आपको करीब 18 से 20% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन करंट लेवल पर चूंकि जो एकुमुलेशन हो रहा है और जो चार्ट जिस हिसाब से यहाँ पर बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से 1200 और 1180 के लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। टारगेट की बात करें तो 1400 के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 1050 का लेकर चला जा सकता है। रवि जी, आपके जो 10 स्टॉक्स है मैं अपने दर्शकों के लिए रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया पूरा 10 का आंकड़ा पूरा। और पावर ग्रिड, पीएफसी, एचडीएफसी, एसबीआई, अनंतराज, ई टू ई नेटवर्क,
L&T, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल एंड जीई शिपिंग। इसमें रवि जी ने एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपके साथ डिस्कस किए। पूरा शो अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट कीजिए सारे लेवल्स और उसी हिसाब से आप अपना अगला कदम प्लान कीजिएगा। थैंक यू रवि जी, आज आप आए और पोस्ट बजट आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत दुविधा से निकाला भी होगा, उनके सारे सवाल लेकर और एक सही दिशा भी दिखाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। और अब आप दीजिए डिस्क्लेमर। देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो ये 10 स्टॉक बताए हैं इस पे एंट्री करने में जल्दबाजी नहीं करिए, आराम से धीरे धीरे करके। अगर आप नहीं टाइम दे सकते हैं तो एसआईपी मोड, इन स्टॉक्स का एसआईपी मोड बनाकर आप एप्लीकेबल करिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म पर बेहतर मुनाफा मिल सके। बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Ravi, for joining us today, and thank you to all our viewers for being part of this show. Namaskar.